हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक सेल कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक, इस सर्किट में 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, 12 ओम 4 ओम पैरेलल में लगे हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये 2 ओम इन दोनों से सीरीज में लगा। ठीक, तो इस सर्किट में हमको निकालना है टोटल करंट। वी नीड टू फाइंड टोटल करंट एज वेल एज करंट थ्रू ईच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक, अब एक चीज देखो, सबसे पहले सर्किट में क्या करना रहता है, कोई भी सर्किट है ना, सबसे पहले हर आर्म में, हर रेजिस्टेंस से आप एक करंट दिखाओ और उस करंट का कुछ नाम दो। सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, जो सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कोई करंट आई लेते हैं और उसके नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट को हम इंटर कराते हैं। यहां से एग्जिट कराए, यहां से इंटर कराए। अब इस करंट को आगे हम लोग ड्राइव कराते हुए ले जाते हैं जब तक आर्म बटेगा नहीं, है ना, कैसा भी घुमावदार पाथ हो, करंट चेंज नहीं होगा जब तक आर्म बटेंगे नहीं। तो ये यहां से यहां आएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इस पॉइंट पे आके जंक्शन मिला, यहां पे करंट का डिवीजन होगा। ठीक है, हमेशा करंट कहां से शुरू करना, सोर्स से। अब इसमें हो सकता है करंट जाए I1 और इसमें करंट जाए I2। ऑलवेज रिमेंबर, करंट के डायरेक्शन पे कभी मत कंफ्यूज होना। ठीक है ना, तुमको बस एक काम करना है, सोर्स से करंट को एग्जिट कराना है और उसका सर्किट में किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर तुम सवाल को प्रॉपरली बनाओगे तो तुम्हारा करंट कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, इसमें गया I1, इसमें गया I2। तो इस वाले से कितना जा रहा है I1, फिर ये I1 जाते हुए यहाँ से इस जंक्शन पे वापस आ रहा है, इसमें कितना जा रहा है I2, इस जंक्शन पे वापस जा रहा है, फिर ये दोनों मिले तो इसमें कितना जा रहा है I। तो इससे करंट है I1 वो निकालना है, इससे करंट है I2 वो निकालना है, इससे करंट है I वो निकालना है। अब देखो, इस सर्किट में अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिखा के बैटरी के रेटिंग में लिख दिया है 12 वोल्ट और 1। ठीक है, इसका मतलब तुम बैटरी से एक इंटरनल रेजिस्टेंस खुद ब खुद कनेक्ट कर दो जिसका वैल्यू कितना होगा 1 विजिबल। अब तुमको निकालना है, तो सबसे पहले सर्किट को देखो। अगर ये सर्किट तुमको नॉर्मल सीरीज पैरेलल दिख जाता है तो इसको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको तुमको कन्वर्ट कर देना है ऐसे, ऐसे या फिर इनफैक्ट ऐसे। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एक्सटर्नल में काउंट करके आर इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, ऐसे। अब ये कैसे होगा, तो ये दोनों पैरेलल, ठीक, तो 12 और 4 पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 12 into 4/12 plus 4 that is 48/16 that is 3 ohm। मतलब इन दोनों को हटा के हम इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसका वैल्यू होगा 3 ओम। अब देखो, ये 3 ओम और ये 2 ओम पैरेलल हो गया तो कितना हो गया, सीरीज हो गया, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 ओम। ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 12। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, ये दोनों फिर सीरीज है। कैसे सीरीज है, क्योंकि करंट जो I निकल रहा है वो I वही I पूरे सर्किट में मूव कर रहा है। मतलब इससे करंट और इससे करंट सेम है और ये दोनों इन टू इन कनेक्टेड है, मतलब ये सीरीज है। सीरीज का मतलब एकदम पैरेलल में दिखना जरूरी नहीं। तो ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 + 1 मतलब कि 6 ओम। ये कितना हो गया 12। तो सर्किट का जो टोटल करंट, बैटरी से जो ड्राइव होने वाला करंट है, इससे तुमको बैटरी से ड्राइव होने वाला करंट मिलेगा। तो बैटरी से जो ड्राइव होने वाला करंट है वो हो जाएगा 12/6। V = IR यूज किए, कितना आ जाएगा ये 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर। इस सर्किट में हमको कितना करंट टोटल मिला, I का वैल्यू मिला 2। ठीक है, अब हमको चाहिए था ईच रेजिस्टेंस से करंट, तो इसको फिर हम पुराने फॉर्म में वापस करते हैं। ये था 12 और ये था 4, 12 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, करंट इसमें कितना आ रहा था भाई, करंट कितना आ रहा था इसमें
यहां आ रहा था तुम्हारा करंट 2 एम्पियर, और ये 2 एम्पियर करंट इस पोजीशन पे जाके बटा, किधर, इधर I1 इधर I2, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया कि I इंटू आर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2 होगा। I1 हमको नहीं पता, R1 कितना है 12, इंटू I2 हमको नहीं पता, लेकिन R2 कितना है 4, जिससे हमको I1 बाई I2 जो मिलेगा वो 4/12 मतलब 1/3 मिलेगा। एक चीज, ठीक है, I1 I2 निकाल लेंगे। दूसरा, हमको ये पता है कि I1 प्लस I2 जो है वो I है, मतलब कि 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 1:3, मतलब 4 हिस्से में बटा है। तो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू 2, और I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4 इंटू 2। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल लगा दिए, ये कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर, और ये कितना आ जाएगा 3/2 एम्पियर। इससे जा रहा है 3/2 एम्पियर, इससे जा रहा है 1/2 एम्पियर, फिर ये दोनों कंबाइन होकर 2 से कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो दिस इज द सोर्स। एक और तरीका I1 और I2 निकालने का था। जैसे ध्यान दें, ये I1 गया, इसमें I2 गया, लेकिन हम इन दोनों का जब इक्विवेलेंट ले लिए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे लिए क्या आया था, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम लोगों के लिए आया था, याद रखना, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम लोगों के लिए आया था 3 ओम, है ना, ठीक है। तो 12 ओम से I1 था, 4 ओम से I2 था, लेकिन इन दोनों के इक्विवेलेंट से कितना था I। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस 12 ओम था, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस 4 ओम था, तो उसी दोनों पॉइंट के अक्रॉस 3 ओम था। मतलब इन दोनों पॉइंट के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आया कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। अब I कितना है 2 एम्पियर, ये R कितना है R इक्विवेलेंट 3 एम्पियर, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू IR लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, कितना आएगा V इक्वल टू IR मतलब 6 वोल्ट, मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा 6/12 दैट इज 1/2 एम्पियर। I2 बराबर क्या हो जाएगा 6/4 मतलब कि 3/2। क्या किए समझ में आया, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस में होगा। तो जब हम इक्विवेलेंट निकाले, करंट हमको 2 एम्पियर पता था, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट, तो इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट, इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट, तो ये IR इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट लिख के हम लोग सीधे आंसर भी निकाल सकते हैं, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है करंट निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये सर्किट का पार्ट है, ठीक है ना, इस पार्ट में क्या दिखाया है, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, इन 3 आर्म्स में डिवाइड हो रहा है, और बाद में फिर से मर्ज होकर इस एमीटर से क्रॉस कर। तो ऑब्वियसली अगर इधर से करंट I आ रहा होगा तो इस एमीटर से भी करंट कितना पास कर रहा होगा I। एमीटर के बारे में आपको पता है कि एमीटर क्या बताता है, करंट का रीडिंग बताता है, ठीक है। तो बेसिकली, और ये जो तीनों आर्म का रेजिस्टेंस है, ये R1 है नहीं पता, ये 20 ओम है, ये 50 ओम। तो कुछ कंडीशन दिए हैं कि गिवन करंट थ्रू 20 ओम इज 0.3 एम्पियर, मतलब इस 20 ओम से 0.3 एम्पियर करंट पास कर रहा है, एंड एमीटर रीडिंग इज 0.8 एम्पियर। तो एमीटर से तो करंट कौन सा पास कर रहा है I, तो एमीटर रीडिंग क्या करेगा I को मेजर करेगा, तो I इसके हिसाब से कितना हो गया 0.8 एम्पियर, ठीक। तो you need to find the unknown resistance that is R1 as well as current through remaining resistances, ठीक है, current through remaining resistances। तो लेट अस सपोज यहां से I आया, तो इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0.8 है, एक होगा।
टोटल करंट दैट इज आई। ठीक, लेकिन तुमको I2 दे रखा है 0.3 एम्पियर, तो तुमको फाइंड करना है कि I1 और I3 क्या होगा, एज वेल एज ये अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा लैंग्वेज, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ना वो पैरेलल है, मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। मतलब I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2 बराबर I3 इंटू R3। ठीक, I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2 क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 20 बराबर I3 इंटू 15। कोई दिक्कत इसमें? इससे I3 मेरे को क्या मिल जाएगा 20 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 6 अपॉन 15 दैट इज 2 अपॉन 5 एम्पियर, दैट इज 0.4 एम्पियर। ये हो गया I3। I1 कैसे मिलेगा? I1 यहां से मिलेगा, I3 हमको 0.4 मिल गया, ठीक है। I1 हमको कितना मिल जाएगा? I1 हमको मिल जाएगा 0.1 एम्पियर इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो एक बार I1 निकल गया, 0.1 इंटू R1 बराबर 6 दिस, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 62। दिस इज योर आंसर। तो R1 कितने के बराबर हो जाएगा 62। दिस इज द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, कि एक सर्किट दिया हुआ है, ये सेल है विद 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल लोड R है और दो एक्सटर्नल लोड है 3R और 6R, जो कैसे कनेक्टेड है दिख रहा है पैरेलल, लेकिन इनके आर्म में एक एक स्विच लगा हुआ है। 3R से स्विच लगा हुआ है S1, 6R से स्विच लगा हुआ है S2, ठीक है। और ये पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा है। तो जब तक वोल्ट मीटर या एम्पीटर के बारे में कुछ बोला ना जाए तब तक वोल्ट मीटर को ना आइडियल माना जाए। आइडियल का मतलब कि इस वोल्ट मीटर के लगाने से सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर ये वोल्ट मीटर नहीं रहता तो जैसा ये सर्किट वर्क कर रहा है ना वैसा ही वर्क ये वोल्ट मीटर के लगने के बाद भी करेगा, ठीक है। ये आइडियल है। बस वोल्ट मीटर का काम क्या है कि जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस ये लगा हुआ है उन दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। तो लेट अस सपोज अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो वोल्ट मीटर VA माइनस VB बताएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट A होगा, ये भी पॉइंट A होगा, ये भी पॉइंट A होगा, क्योंकि मैंने बताया यहां से लेके यहां तक जाने में किसी भी पोजीशन पे ना तो बैटरी आया ना तो कोई रेजिस्टेंस आया, तो पोटेंशियल चेंज होने वाला सवाल नहीं है। तो ये भी A, ये भी A, सॉरी B, ये A, ये B। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे क्या दिया है, कुछ कंडीशंस दिए हैं। कंडीशन क्या है कि वोल्ट मीटर रीड्स V1 when only S1 is closed, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ S1 को क्लोज किए तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आ रहा है? वोल्ट मीटर का रीडिंग आ रहा है V1। तो हम V1 का वैल्यू निकालते हैं। अब बात को समझना, सिर्फ S1 क्लोज, S2 ओपन है, मतलब ये वाला पार्ट से करंट का फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन पार्ट। सर्किट से जो भी करंट निकलेगा I, बैटरी से जो भी करंट निकलेगा इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। वोल्ट मीटर से मत अज्यूम करना कि इधर से करंट चला जाएगा, ये बात से करंट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल है। और दूसरी बात आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है ना कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये आइडियल है, और इसका मतलब इससे कोई करंट नहीं पास करेगा। अब तुमको इसका इलस्ट्रेशन में पहले समझा देता हूं, ठीक है। मान लो दो रेजिस्टेंस है, ठीक, इधर से करंट I आ रहा है, इसमें मान लो ये R1 है और ये R2,
इसमें गया मान लो I1, इसमें गया I2, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं, I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2, कोई दिक्कत इसमें, और I1 बाई I2 बराबर हो जाएगा R2 बाई R1, कोई दिक्कत इसमें। और ध्यान देना इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों का I इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R। खैर, अगर मान लो ये दोनों पैरेलल में है और R1 अगर मैं इंफिनिटी मान लूं, R1 अगर मैं इंफिनिटी मान लूं, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 बाई I2 जो हो जाएगा वो R2 बाई इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब वेरी वेरी लार्ज, R2 बाई इंफिनिटी मतलब ये क्या हो गया, जीरो, मतलब I1 बाई I2 जो होगा वो जीरो होगा। दैट मींस I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अगर हम बोले इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल रहते हैं तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और अगर R1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन R2 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2 को सिंपली R1 लिख देते हैं, क्योंकि R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1, तो ये R1 कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R2 के बराबर। समझ गए बात को। तो मतलब कि वोल्टमीटर के लगने से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी नहीं चेंज होता, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी करंट आई आया, यहाँ पे तीन पार्ट, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, मतलब एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, है ना। लेकिन इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर है। ये ओपन सर्किट, इसमें जाएगा नहीं, तो सारा का सारा करंट किधर जाएगा, VR से जाएगा, तो इससे करंट कितना जाएगा, I। समझ में आया। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो R और 3R से सेम करंट जाता है, मतलब R और 3R कैसा है, सीरीज में है ना। तो R और 3R से सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4R। तो सर्किट का I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E/4, ठीक। तो हमको निकालना है V1, VA minus V1, केस नंबर 1 V1। तो V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इससे करंट कितना है, E/4R। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R। तो I कितना है, E/4R इंटू R कितना है, 3R। ये कट के आ जाएगा 3/4। इससे V1 इज 3/4, इससे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 3/। दिस इज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है कि वोल्टमीटर रीड्स V2 when only S2 is closed। वोल्टमीटर रीड्स V2 when only S2 is closed, ठीक है। S2 is closed का मतलब उस समय S1 क्या रहेगा, ओपन रहेगा, इसको क्लोज कर दो। सेम बात, जो करंट इधर से आएगा इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से चला जाएगा, ना इसमें कोई करंट होगा ना इसमें कोई करंट होगा, क्योंकि ये ओपन है और ये इनफाइनाइट है। समझ गए। तो ओपन और इनफाइनाइट काइंड ऑफ एक ही जैसा होता है, ना तो इससे करंट होगा ना इससे करंट होगा, सिर्फ करंट इससे होगा, इससे करंट आपको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी I होगा वो इससे और इससे ही गुजर के जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा, 6R प्लस R 7R। तो सर्किट का करंट I बराबर क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में I बराबर हो जाएगा E/7R, ठीक। तो पोटेंशियल ड्रॉप V2 बराबर हो जाएगा इन दोनों के अक्रॉस I इंटू R, सीधे I इंटू R कर दो। तो I कितना है तुम्हारा E/7R, और R कितना है 6R। कितना आ जाएगा ये, 6/7E। आखिरी मतलब कि थर्ड। 3 केस में हमको क्या निकालना है, V3 क्या है, रीड्स V3 when both S1 and S2 are closed। हम अगर दोनों को क्लोज कर दें तो इधर से जो I आएगा, ठीक, वो इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा। इसमें क्या I1, इसमें क्या I2। अब I1 और I2 निकालने से अच्छा इन दोनों का तो इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। और
अगर इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट से कितना जाएगा? I1 प्लस I2, मतलब कि I। ठीक, जो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी होगा। ये बात मैंने पहले भी बताया था। तो इन दोनों को हटाओ और इनके जगह पे इसी दो पॉइंट के अक्रॉस एक R इक्विवेलेंट लगा दो जो उन दोनों का पैरेलल होगा। तो 3R और 6R का पैरेलल होता है 2R। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R प्लस R, 3R। तो V3 कितने के बराबर हो जाएगा? E/3R। ठीक, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? S ऑफ I कितने के बराबर हो जाएगा? E/3R। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो V3 मतलब E/3R करंट इंटू 2R, क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक, तो क्वेश्चन है कि हम लोग को 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चूज द करेक्ट रिलेशन। V2, V1 और V3 में क्या है? ठीक है, तो देखो, तो V1 आया 3/4E, V2 आया 6/7E, V3 आया 2/3E। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? इसमें सबसे बड़ा होगा ये। ठीक, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो रिलेशन होगा V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V3। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है? V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V3, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर एक खासियत, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो उनका R इक्विवेलेंट जो होगा हमेशा जो उस सीरीज में सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी छोटा। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो उस बहुत सारे रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, उस सिस्टम का R इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होगा। ठीक, और वही चीज सीरीज में, अगर बहुत सारे सीरीज में है, तो उस सीरीज में लाई करने वाले बहुत सारे रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होगा, उससे इक्विवेलेंट भी उससे भी बड़ा। ठीक है, चलो अभी तक हम लोग एक सिंपल सर्किट देख रहे थे। ठीक है, जिस सर्किट में सिर्फ एक सेल लगा हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ऐसे सर्किट जिसमें मल्टीपल सेल्स लगे होंगे, या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल डिसाइड नहीं करते। उस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व किया? ठीक है, तो अभी हम पहला एक सर्किट देखते हैं जिसमें हम लोग ये तो डिसाइड कर रहे हैं कि सीरीज है या पैरेलल है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है ना, वो एक से ज्यादा है। कुछ भी बना देते हैं ऐसा, मान लो कुछ ऐसा बना दिए, कुछ ऐसा बना दिए, एक सेल इधर ले लिए, एक सेल और ले लिए, एक ऐसा लगा दिए। ये कोई सर्किट है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 50। ठीक है, 3 बैटरी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। हमको निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है ना, या करंट थ्रू ईच बैटरी। अब ध्यान दो, जब सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस बैटरी होंगे, मल्टीपल सोर्स होंगे, तो केसेस ऐसा हो सकते हैं ना कि कुछ बैटरी जो होंगे वो डिस्चार्जिंग मोड में होंगे, कुछ बैटरी जो होंगे वो चार्जिंग मोड में। ठीक, तो सर्किट में सबसे पहला काम क्या है ना कि एक करंट का तुम डायरेक्शन डिटरमाइन करो और उस करंट को पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले ना कि जो मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, उस मल्टीपल सोर्सेज में जो सबसे पावरफुल सोर्स है ना, उसको चूज करो। तो ये 30 है, ये 20 है, ये 50 है, तो सबसे पावरफुल सोर्स ये है। अब करंट का डायरेक्शन नहीं डिसाइड करो, या तुम इसी से डिसाइड करो। तो 50 वोल्ट के करंट को ऐसे ही सोचना है कि 50 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा I, और नेगेटिव टर्मिनल से करंट कितना इंटर करेगा I। अब इस I को पूरे सर्किट में, ठीक, इससे करंट दिखाने की जरूरत नहीं, इससे करंट दिखाने की जरूरत नहीं। डिसाइडर कौन होगा? ये। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए ना कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट इधर देना चाहेगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट इधर देना चाहेगा, दोनों के साथ
सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट किधर देना चाहेगा, इधर, तो ये इधर, ये इधर, तो सर्किट में दो डायरेक्शन में करंट नहीं हो सकता एक ही सर्किट, इसीलिए किसी एक ही को मानते, तो किससे मानते हैं हम लोग, पावरफुल सोर्स। तो ये आई, अब इसको पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इधर आएगा, इधर आएगा, कहीं भी जंक्शन तो नहीं है, तो इससे भी कितना जाएगा आई, 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 इससे भी कितना जाएगा, मतलब पूरे सर्किट में क्या है, सेम करेंगे, मतलब ये पूरा सर्किट जो है ना, हर रेजिस्टेंस इसमें जो है वो सीरीज है। लेकिन सेल का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन अपन कैसे कर पाओगे उसका आइडिया नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। करंट का डिवीजन तो हो गया, अब हम लोग लगाएंगे केवीएल और सर्किट में नेट करंट निकालेंगे। केवीएल क्या बोलता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। तो किसी एक पॉइंट को कंसीडर करो और विद इन द सर्किट एक क्लोज पाथ में मूव करो और इसी पोजीशन पर वापस पहुंचो, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो। तो हम इस पोजीशन से शुरू करना, तुम ऐसे मूव करो या ऐसे मूव करो डजंट मैटर, हम इसी तरह मूव करें, इधर देखो मेरा पाथ मोशन का है ऐसा लूप में, ठीक। तो हम यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, तो रेजिस्टेंस पास कर रहा है, तो जरूर पोटेंशियल चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा, तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो करंट इधर है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल राइज करेगा, कितना आई इंटू आर, तो आई है ये 2 है, 2i प्लस 2i, यहां से हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, प्लस राइज करेगा 20 प्लस 20। अब इधर आओ, इधर तो कहीं चेंज नहीं किया, यहां देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइज करेगा तो प्लस 3i। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब फॉल करेगा -30। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस 5i। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं -50। नीचे आओ, करंट के अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, करंट इधर है तुम इधर जा रहे हो, तो राइज करेगा प्लस 10i इज इक्वल टू 0। फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गया ना, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 30 - 50 उधर चला गया 80, ये 2i 3i 5i 10i, कितना हो जाएगा 20i, और ये प्लस 20 उधर जाएगा तो -20, 20i बराबर 60, तो i बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी सर्किट को अगर तुम ऐसा करते हो, मान लो तुम ऐसा करते हैं, ये 2 ओम था, ये 20 वोल्ट था, ये 3 ओम था, ये 30 वोल्ट था, 50 वोल्ट था, 5 ओम और 10। तुम कुछ ऐसा करते इस सर्किट में ना, इधर करंट दिखा देते आई, लेकिन दिखाना एक ही है, करंट का डायरेक्शन कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, तुमको दिखाना लेकिन एक ही है। तुमने ये डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक है, कुछ नहीं, किरचॉफ लॉ लगाओ, फिर से इस पॉइंट से शुरू करो, हम तो करंट के अबाउट जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट आएंगे, जो हम करंट दिखाएं उसके हिसाब से, तो करंट तो हम ऐसे दिखाएं, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जब गुजरेंगे, यहां से आ रहे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट जब गुजरेंगे, करंट के अलाउंग जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा कितना, -2i, यहां से यहां +20 नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां से यहां -3i, यहां से यहां -30, यहां से यहां -5i, यहां से यहां -50, यहां से यहां -10i इज इक्वल टू 0। इससे हमको क्या मिला, -20i बराबर 60, i बराबर -3i। करंट का डायरेक्शन में नेगेटिव आ गया, मतलब कि तुम जो डायरेक्शन अज्यूम किए हो वो गलत है ना, एक्चुअली में करंट इधर नहीं होगा, इधर, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसा भी हो, ठीक है, तुम उसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते, ठीक। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है ना, एक टॉपिक है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो सब सीखते हैं। देखो
अब एक ये सर्किट है, ठीक, 3 रेजिस्टेंस है और 2 बैटरी, ठीक। हमको बताना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ठीक। क्या है, सबसे पहले किसी एक सेल से हम लोग करंट को एग्जिट कराएंगे, उसी से उतने करंट को इंटर कराएंगे और उस करंट को पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये काम हमेशा सबसे बड़े सोर्स से किया जाता है, ठीक है। जनरल टेंडेंसी है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे पावरफुल होगा, ठीक। तो ये 20 वोल्ट जो है वो सबसे बड़ा है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला I, इसके नेगेटिव टर्मिनल से कितना करंट एग्जिट करेगा, इंटर करेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसीलिए जितना करंट निकला उतना करंट को इंटर करेगा। अब आओ, ये I जब इस पॉइंट पे आएगा तो डिवाइड करेगा, इधर जाएगा मान लो I1, इधर जाएगा I2। ये करंट I1 बैटरी को क्रॉस करते हुए, ठीक है, ये रास्ते से होते हुए ये रास्ते से गुजरेगा, तो ये I1 है तो ये भी I1 ही होगा, ठीक है। ये I2 इधर आएगा, इस जंक्शन पे I2 और I1 मिला, फिर से इधर क्या होगा, ये I आएगा, तो इस 2M से I, इससे I2, इससे I1, तो हमको I1, I2 और I चाहिए। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस का मतलब आपको ये तीनों चाहिए, ठीक। तो तुम्हारे पास अननोन्स कितने हैं, 3 अननोन है ना, तो इसमें तुमको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। अब देखो तो क्या ये सर्किट नॉर्मल सीरीज पैरेलल दिख रहा है, क्या ये दोनों सीरीज है, नहीं। क्या ये दोनों पैरेलल है, तो नहीं। ये पॉइंट तो दोनों का कॉमन है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट तो कॉमन नहीं है, बीच में तो बैटरी है, ये दोनों पैरेलल भी नहीं है, सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल है। मतलब ये सर्किट को ना ही हम सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ना ही पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि हम सिंप्लीफाइड सर्किट नहीं बना सकते। मतलब कि हम ऐसा बनाते, है ना, सर्किट का नेट करंट I निकालते और I1 और I2 में करंट डिवाइडर लगा के निकाल सकते थे, वो सीरीज और पैरेलल में होता। लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, तो हमको क्या करना होगा, हमारे पास एक ही सहारा है, वो है किरचॉफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कितना इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि तुमने अननोन कितना बनाया है, 3। तो 3 इक्वेशन में जो सबसे पहला इक्वेशन होगा ना, वो ये होगा कि I1 प्लस I2 जो है वो I होगा जंक्शन रूल से, KCL से, ठीक है ना। क्योंकि ये जो I इस जंक्शन पे आ रहा था, इधर गया I2, इधर गया I1, तो I1 प्लस I2 कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब और 2 इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन जो फर्दर है ना, वो तुमको मिलेंगे KVL से, किरचॉफ वोल्टेज रूल से। वोल्टेज रूल केवीएल क्या बोलता है कि क्लोज पाथ में नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। उसके लिए तुमको इस सर्किट में ना 2 अलग अलग लूप ढूंढना पड़ेगा, तभी ना क्लोज पाथ कंप्लीट होगा। तो जैसे मिल जाएगा, मान लो हमको ये पॉइंट से शुरू करना है, हमको इसी पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, केवीएल लगाना है। तो हम अगर ये लूप में घूम के ऐसे आए तो ये मेरा एक क्लोज पाथ हो, हम इस पॉइंट से शुरू किया और ऐसे लूप में घूमते हुए इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये लूप नंबर 1। प्लस हम अगर इसी पॉइंट से शुरू करें और इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए और इधर जाए, मतलब ये लूप में ऐसे घूमे, तो लूप नंबर 2 पे भी मेरा काम हो गया, दिस इज माय लूप नंबर 2, तो 2 लूप मिल गया। इस लूप में घूमने के लिए नेट पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन, इस लूप में घूमते हुए नेट पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन लिखो, तुमको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लूप 1 में लिखते हैं, लूप 1 में मतलब कि हमको ऐसे शुरू होकर ऐसे आना है और इस पूरे पाथ में हमको नेट पोटेंशियल ड्रॉप दिखा है, तो यहां से शुरू किए, यहां तक तो कोई ड्रॉप नहीं, यहां से यहां आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब बैटरी के करंट का सेंस से बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी मैटर नहीं करता। नेगेटिव से पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव फॉल, तो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो अपने पाथ में, तो क्या आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तुम जिस तरह मूव कर रहे हो, अब यहां कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप या राइज होगा, यहां रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल जा रहे हो, करंट के अलाउंग जा रहे हो या करंट के अपोजिट जा रहे हो, अलाउंग जा रहे हो, मतलब ड्रॉप करेगा कितना, I इंटू आर, तो आर है 2 ओम, I1, तो -2I1, ठीक। फिर हमको इधर आना है, इसमें आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट सेंस में आए, इसमें करंट कितना है I2,
लेकिन हम इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड में आ रहे हैं, मतलब पक्का ये लोअर होगा, ये हायर होगा, तो कितना राइज करेगा, प्लस 4i2, दिस इज इक्वल टू 0। टेक लूप 2, लूप 2 मतलब इस पॉइंट से शुरू करते हुए एसेंडिंग को इधर है। तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट के अलाउ रेजिस्टर को क्रॉस किए तो राइज करेगा या फॉल करेगा, तो राइट फॉल करेगा, -4i2। यहां से यहां करंट के अलाउ में कितना, -2i। इधर तो कुछ नहीं, यहां से यहां तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब +20, दिस इज इक्वल टू 0। हो गया, 3 अननोन 3 इक्वेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे i जो लिखा है ना, उसमें i1 + i2 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, -4i2 -2i1 -2i2 +20 = 0। ठीक, इन सबों को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 2i1 + 6i2 = 20। इसको भी अरेंज कर दो। ठीक है, इन सबों को उधर ले जाओ, 2i1 -4i2 = 10 वोल्ट। अब देखो तो इससे है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2i1 और 2i1 कैंसिल हो जाएगा, 6i2 - 4i2 मतलब 10i2 = 20 - 10। सब्ट्रैक्ट किया है तो 20 - 10 मतलब कि 10 वोल्ट। ठीक, i2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पीयर, है ना। पुट करो, i1 कितना आएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, i2 कितना है, 1 एम्पीयर, तो ये हो जाएगा 14 / 2 मतलब i1 हो गया 7 एम्पीयर। तो i कितना हो जाएगा, 7 + 1 i बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हुए याद रखना, तुमको एक लूप ढूंढना है। ठीक है, और उस लूप में ना तुमको एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट ढूंढो, उस पर्टिकुलर पॉइंट में विद इन द लूप घूमते हुए तुमको वहीं पहुंचना है। अब तुम इस मान लो ये पॉइंट पर चलते, तुमको यहीं पहुंचना है, तो तुम ऐसे भी मूव कर सकते हो या फिर ऐसे भी मूव कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। अब ध्यान दो, तुम इस तरह जा रहे हो तो पाथ में बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, मान लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल या तो राइज करेगा या फॉल करेगा। तो कैसे डिसाइड होगा, मान लो तुम इधर से इधर गए और करंट का डायरेक्शन भी यही था, तुम ऐसे गए, यहां से यहां गए, करंट का डायरेक्शन यही था, तो पोटेंशियल फॉल करेगा, तुम लिखोगे -i। ठीक, और यही चीज अगर करंट का डायरेक्शन इधर हुआ होता तो तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाओगे तो +i। बीच में हो सकता है बैटरी के लिए। ठीक, तो बैटरी में तुमको ये नहीं देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तुम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट जंप कर रहे हो तो तुम पॉजिटिव से नेगेटिव आए -। ठीक, तुम अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते प्लस। ये काम रेजिस्टेंस क्रॉस करते समय तुम अपना लूप के डायरेक्शन में जैसे मूव कर रहे हो तो तुमको करंट के डायरेक्शन को देखना होगा। तुम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, अलोंग द करंट -i, अपोजिट टू द करंट प्लस। ठीक, बैटरी में ये सब नहीं मैटर करता, बैटरी में तुम कैसे भी जाओ, करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, इधर हो या इधर हो, डजंट मैटर। नेगेटिव से पॉजिटिव गए +20, पॉजिटिव से नेगेटिव गए -20। समझ गए इस चीज को। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल इसी तरह। तो देखो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, लूप 1 और लूप 2 का इक्वेशन मैंने कैसे लिखा। हम इस पॉइंट से इसी पॉइंट पर आ जाए, लूप का सेंस मैंने ऐसे लिया, इसीलिए मैंने दिखा दिया क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब पहले इधर गए, यहां तक तो कोई एलिमेंट नहीं आया, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां से यहां आएंगे, बैटरी मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस करेंगे। अब यहां से यहां तक कोई नहीं मिला, अब यहां से यहां गए तो रेजिस्टेंस को क्रॉस किए, करंट का डायरेक्शन इसमें कैसे दिखाए थे, तो इधर ही दिखाए थे, तो करंट के अलाउंग दिख गए, तो करंट के अलाउंग जाने से पोटेंशियल ड्रॉप -2i1। इस पॉइंट से इस पॉइंट आए, करंट के अपोजिट आए, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रहे हो, तो +4i2। सिमिलरली लूप 2, इस पॉइंट से ये रास्ता होते हुए तुम यहाँ आए। ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, करंट के अलाउंग गए,
-4i2। देखो जो यहाँ +4i2 था यहाँ पे -4i2 हो गया। करंट क्या हुआ -4। अब तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव +20। उसके बाद एलिमिनेशन लगा के सॉल्व किए, i2 आ गया, i1 हो गया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है, वोल्टेज रूल एंड करंट रूल इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्कूल में पूछेगा अगर ये क्वेश्चन ना, फाइंड द करंट थ्रू ईच एलिमेंट या ईच रेजिस्टेंस, तो तुमको याद रखना किरचॉफ लॉ से ही बना। लेकिन अगर कंपटीशन में पूछ रहा है, नीट के एग्जाम में पूछ रहा है, जेईई मेंस के एग्जाम में पूछ रहा है, एडवांस के एग्जाम में पूछ रहा है, तो क्या हम इतना लेंदी प्रोसेस करके इससे करंट निकालेंगे? नो वे। ठीक है ना, तो हम लोग एक और मेथोडोलॉजी सीखेंगे, उस मेथोडोलॉजी को हम लोग को स्कूल के एग्जाम में नहीं यूज करना है। नेक्स्ट जो मेथोडोलॉजी है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या क्या हम लोग काम करते हैं नोडल एनालिसिस में? हम लोग नोडल एनालिसिस में ना हर पॉइंट का, हर नोड का ना पोटेंशियल डिफाइन है। ध्यान देना, सर्किट में करंट एब्सोल्यूट पोटेंशियल के चलते नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस के चलते होता। तो उसके लिए क्या होगा, अपने मन से कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसको तुम बोल दो कि उसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। तो लेट अस सपोज कि हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं 0। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इस रेफरेंस से हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन। तो अगर ये 0 है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो यहां से यहां कोई एलिमेंट नहीं था, तो ये भी 0 वोल्ट ही होगा। ये 0 है, यहां का पोटेंशियल क्या होगा? यहां से तुम जब यहां आए तो बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डेफिनेटली राइज किया होगा कितना? तो 20 वोल्ट +20 वोल्ट। तो ये 0 था तो ये हो जाएगा +20 वोल्ट। अब आओ इसका डिफाइन करो, तो यहां से यहां आए, ठीक है ना, तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये अगर 20 है तो इससे ये 10 वोल्ट ज्यादा होगा, तो 20 है +10 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? 30 वोल्ट। ये कितना होगा? 30 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये यहां से यहां तक कोई नहीं। अब हमको इस पॉइंट का डिफाइन करना है, बाकी सब तो हो ही गया। तो अगर तुम ये 20 वोल्ट यहां से यहां जाओगे तो बीच में रेजिस्टेंस पड़ रहा है, हमको इससे करंट चाहिए होगा, है ना, तभी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा पोटेंशियल चेंज क्या होता है? आई है, या तो राइज या तो फॉल। लेकिन हम इससे करंट नहीं जानते, हम इसका पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? इस रेफरेंस से तो नहीं लिख सकते, यहाँ 30 वोल्ट। इसके रेफरेंस से यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं? नहीं। इसके रेफरेंस से यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं? नहीं। मतलब कि इसको 0 लिखने के बावजूद हम इस पोजीशन का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अपने मन से मान लो कि इस पोजीशन का पोटेंशियल जो होगा वो x, कितना वोल्ट होगा? x। ठीक है, अननोन पॉइंट है, हमको इसका पोटेंशियल डिफाइन करिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब x अगर हो गया तो हर पोजीशन का पोटेंशियल हमको पता चल गया। अब अगर हमको हर पोजीशन का पोटेंशियल पता चल गया तो हम हर एलिमेंट से ना करंट निकाल सकते हैं, हर रेजिस्टेंस। इससे करंट कितना होगा? तो या तो x -30, अब हमको पता नहीं रहा है कि 30 से x बड़ा है या छोटा है, 0 से x बड़ा है या छोटा है, 20 से x बड़ा है या छोटा है, ये हमको नहीं पता, अननोन चीज है। तो अगर x बड़ा होगा तो इससे करंट कितना होगा? x माइनस इससे करंट होगा, तो ये x हो गया, ये 30 हो गया, तो इस दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x -30/2। इससे करंट कितना होगा? x -0/2। हम लोग यूज कर रहे हैं B = IR। अगर किसी रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है B, उसका रेजिस्टेंस है R, उसका करंट होगा I = V/A। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हायर माइनस में हुआ करते हैं, तो हमको नहीं पता, तो x को हम हायर मान लेते हैं। तो अगर ध्यान दें, नोडल एनालिसिस में हम लोग ये अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं, रियलिटी नहीं है, हमारा अजम्पशन होता है ना।
कि हम जिस नोड को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस नोड को हम अननोन माने, जैसे इस नोड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए या तो आइदर एट हाईएस्ट पोटेंशियल और एट लोएस्ट पोटेंशियल। क्या बोले? ठीक है ना? हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अननोन पॉइंट होगा ना, जिसका हमको वैल्यू निकालना है, जिसका हमको पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल या तो अपने विसिनिटी में लाई करने वाले हर पॉइंट से हाईएस्ट मानना है, रियलिटी नहीं है, आंसर अपने आप सही आएगा, मानेंगे कि या तो हाईएस्ट होगा या तो लोएस्ट होगा, तो हम हमेशा हाईएस्ट मान के चलते हैं, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट x जो है वो 30 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है और 0 पे बड़ा है, मतलब सबसे हाईएस्ट है। उससे फायदा क्या? उससे फायदा ये कि अगर ये हायर पोटेंशियल है इससे, तो 2 ओम में करंट इधर होगा, ठीक? लेट अस सपोज ये I1 है, अगर ये हायर है इससे, तो 4 ओम में करंट भी इधर होगा, कितना? I2, और अगर ये हायर है इससे, तो इसमें भी करंट होगा I3 इधर। मतलब अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से हर आर्म में करंट आउटगोइंग, नो इनकमिंग करंट। लेकिन जंक्शन रूल क्या बोलता है? जंक्शन रूल बोलता है ना कि टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, ठीक है? और हम जो अज्यूम किए उसके हिसाब से ये क्या बन गया? हाईएस्ट पोटेंशियल, जिसके चलते सारा का सारा करंट क्या है? आउटगोइंग है। टोटल आउटगोइंग कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये भी करंट I1 आउटगोइंग है, ये भी करंट आउटगोइंग है, ये भी करंट आउटगोइंग है, तो टोटल आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन टोटल इनकमिंग करंट तब इसमें क्या होगा? तो कोई भी इनकमिंग करंट हम दिखाए नहीं है, तो टोटल इनकमिंग मतलब 0। तो इसका मतलब टोटल आउटगोइंग का सम भी क्या होगा? 0। ये जो है ना सबसे बड़ा प्रिंसिपल है नोडल एनालिसिस कि टोटल आउटगोइंग बराबर टोटल इनकमिंग, ठीक है? और हम नोड को, जिस नोड को अननोन बनाए हैं, x है ना, जिसका वैल्यू हमको निकालना है पोटेंशियल, अब उसको सबसे हाईएस्ट मान दिए। मानने में क्या जाता है? तो मतलब इस नोड से सब करंट आउटगोइंग है, तो इनकमिंग 0 हो गया, आउटगोइंग का टोटल सम भी क्या होगा? अगर हम इसको लोएस्ट मान लेते तो सब तरफ से करंट इसके तरफ आता, तो टोटल इनकमिंग करंट होता I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल आउटगोइंग 0 हो जाता। तो बात वही होती। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम I1 का एक्सप्रेशन, I2 का एक्सप्रेशन और I3 का एक्सप्रेशन x के टर्म में लिखेंगे। I1 मतलब इसमें करंट कितना होगा? x हाईएस्ट है माइनस 30/2, ये फॉर्मूला x माइनस 30/2 प्लस I2 कितना है? I2 इधर जा रहा है, x माइनस 20/4 प्लस इसमें कितना जा रहा है? तो I3 x माइनस 0/2। हाँ, कोई भी रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, करंट अगर हम इधर माने हैं VA माइनस VB अपॉन R जो होगा वो करंट, ये रूल लगा। x है 0 है, I3 क्या होगा? x माइनस 0/2, x है 30 है तो x माइनस 30/2, x है 20 है तो x माइनस 20/2। अब देखो टोटल इनका सम क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। सॉल्व कर दो, एक इक्वेशन है x का, सॉल्व करो, एलसीएम ले लो। 2 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x माइनस 60, ये कितना हो जाएगा? प्लस x माइनस 20, ये कितना हो जाएगा? प्लस 2x, ठीक? तो 4 उधर भेज दो, 2x प्लस x प्लस 2x, 5x बराबर 80 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16, ठीक है? तो माने, लेकिन आंसर गलत नहीं आया, x कितना आया? 16। नोडल एनालिसिस लगाते समय तुमको हाईएस्ट मानना है या लोएस्ट मानना है। अब एक बार इसका पोटेंशियल आ गया 16 वोल्ट, इसका वैल्यू आया 16 वोल्ट, तो तुमको रियलिटी पता चलेगा। क्या पता चला रियलिटी?
ये 16 वोल्ट जो है ना इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, सिर्फ इससे बड़ा है। मतलब जो तुम करंट का डायरेक्शन माने वो गलत है, जो करंट का डायरेक्शन माने गलत है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 16 है ये 30 है तो करंट इधर जाएगा, I1 इधर जाएगा। ये 16 है ये 20 है तो करंट इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। और ये 16 है ये 0 है तो करंट इधर जाएगा, I3 इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे I1 लगाएंगे, तो इसी लॉ को लगाएंगे, इसी लॉ को लगाने वाले हैं ना। अब तो x पता चल गया, I1 क्या होगा, तो हाइयर माइनस लोअर 30 माइनस 16/2, तो 14/2 मतलब 7 है। I2 कितना होगा, ये 16 ये 20, तो 20 माइनस 16/4 मतलब 1। I3 कितना होगा, 16 माइनस 0/2 कितना 8। तो देखो जंक्शन मतलब नया बनेगा मेरे लिए, ये तो मेरा जंक्शन के हिसाब से जंक्शन रूल था। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू आया उसके हिसाब से I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो जंक्शन रूल बोलता है I1 प्लस I2 बराबर I3। वेरीफाइड। समझ गए? दिस इज नोन एज नोडल एनालिसिस। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नोडल एनालिसिस से, ठीक है ना, ताकि नोडल एनालिसिस में हम लोग का पकड़ मजबूत हो जाए। नोडल एनालिसिस के मदद से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देता है, इक्वेशंस को इजी कर देता है और सॉल्व करना इजी होता है। किरचॉफ लॉ से तो इजी, बट स्कूल वगैरह के एग्जाम में आप किरचॉफ लॉ को यूज करें स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि स्कूल नोडल एनालिसिस को नहीं बताता है ना, एनसीईआरटी में नोडल एनालिसिस नहीं दिया हुआ है ना, तो ये मेथोडोलॉजी सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। थैंक यू।